सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। आगाज़ में हम बात करेंगे शहर कायद कराची और उनके मसाइल के हवाले से। सबसे बड़ी परेशानी यहाँ की पीने का साफ पानी है। एमकेएम जो हुकूमती इत्तेहादी है, उसने बजट से कबल वज़ीर आज़म से मुलाकात में K4 वाटर सप्लाई मंसूबे के लिए 30 बिलियन रुपए और हैदराबाद के लिए 10 बिलियन रुपए के फ़ंड्स का मुतालबा किया था, लेकिन बजट में K4 मंसूबे के लिए सिर्फ 3 अरब 20 करोड़ रुपए रखे गए हैं, जिससे इस मंसूबे पर काम बंद होने का खदशा है। हुकूमत की बड़ी इत्तेहादी पीपल्स पार्टी ने बजट में सक्खर हैदराबाद मोटरवे के लिए मतलूबा फंड्स ना रखे जाने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। शर्जील मेमन ने खुलकर कहा है कि ये मनसूबा सिर्फ सिंध नहीं, पूरे पाकिस्तान के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। विफाकी यकीन दहानियों के बावजूद रकम इतनी कम रखी गई है कि तकमील का ख्वाब धुंधला गया है, जिसका मतलब है ये मनसूबा इस साल तो मुकम्मल नहीं हो। क्या सिंध और बिलखसूस कराची के मेगा प्रोजेक्ट्स को बजट में नज़रअंदाज किया गया है? इस पर इत्तेहादी जमातें क्या रद्द-ए-अमल रखती हैं और डिस्कशन का आगाज़ तवक्कुआत हैं आगे चल के क्या हिकमत अमली होगी। सीनियर एनालिस्ट एहतशामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं हस्बे मामूल, और साथ ही साथ हमें एमकेएम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आज खुसूसी तौर पर हमारे स्पेशल गेस्ट हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। आपसे आगाज़ करते हैं। 11 साल पहले इसको लॉन्च किया गया था K4 वाटर प्रोजेक्ट को। अब 13 साल हो गए इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग को। डिलेज आते रहे हैं, लेकिन अब जो मैं लेटेस्ट उनका वापडा चेयरमैन है उनका स्टेटमेंट सुन रही थी, वो ये कह रहे हैं कि जून 2026 तक ये मुकम्मल हो जाएगा। आपको अब ये मुकम्मल होता दिखाई दे रहा है? जब जी बजट आया उसमें जो आपके डिमांड्स थे उस पर तो पूरा उतरा नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि बजट में जहाँ आदाद शुमार के लिए जो फिस्कल स्पेस हुकूमत को चाहिए, उन्हें कुछ मदों में कम से कम दिखाने के लिए रकम रखनी पड़ती है, और जब असल में अदायगियाँ होती हैं और वो ट्रांसफ़र्स होती हैं और वो रकम दी जाती हैं जिन शोबों में या मदों में रखी गई है, तो वो उस कदर नहीं होती जितनी बजट में दिखाई जाती है। और कुछ मदें ऐसी होती है कि जहाँ रकम बज़ाहिर कम रखी होती है, लेकिन ये कमिटमेंट गवर्नमेंट का अगर है और हमें वज़ीर आज़म ने, वज़ीर आपाशी ने, वज़ीर मनसूबाबंदी ने बहुत जो है वो भरपूर यकीन दहानी कराई, वो ये है कि ये मंसूबा हर हाल में जून 2026 में मुकम्मल होगा, जिसे फेज़ 1 कहते हैं। K4 का 26 करोड़ गैलन यौमिया इजाफी पानी कराची को मिलने लगेगा। मैं समझता हूँ अगर इसमें ताख़िर हुई भी तो दिसंबर 2026 तक भी इंशाल्लाह अगर ये पानी मिल जाएगा तो ये कोई बहुत ज़्यादा ताख़िर नहीं होगी। मैंने इसलिए मार्जिन दिया कि अगर कोई पैसों में थोड़ी बहुत कमी बेशी हुई, वज़ीर आज़म ने कहा कि 50 अरब रुपए भी अगर लगेंगे K4 को मुकम्मल करने में तो वो देने के लिए तैयार है। रुकावट सिर्फ फंड्स है, कहीं से फारूक साहब जी, कहीं ना कहीं से रीअप्रोप्रिएट करके ये फंड्स कराची के पानी के मंसूबे के लिए दस्तयाब है। कराची अगर पाकिस्तान की मईशत में बैकबोन की हैसियत रखता है, रीढ़ जिसे कहते हैं कि पाकिस्तान की मईशत की शहरग है, तो फिर कराची का पानी कराची की शहरग है, वो कराची की बैकबोन है। तो ये बात मेरे ख्याल में इतनी ज़्यादा वाज़े तौर पर, शऊरी तौर पर इसे महसूस किया जाता है, समझा जाता है कि मुझे यकीन है कि अब कराची के पानी के मंसूबे पे सौदा नहीं होगा, क्योंकि 14 साल ज़ाया किए थे सूबाई हुकूमत ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। जब ये मंसूबा वाटर बोर्ड के पास था तो उन्होंने सिर्फ इमारतें बनाई, गाड़ियाँ खरीद ली, डिज़ाइन गलत कर दिया और कुछ पाइप जो है वो लाइनें भी डाल दी, लेकिन गलत डिज़ाइन पर। बाद में पता चला ये सारा गलत था। यानी आपको इस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब से उम्मीदें हैं कि 2026 तक डॉक्टर फारूक सत्तार साहब समझ रहे हैं कि ये वाकई ही कंप्लीट हो जाएगा, चाहे बाय द एंड ऑफ 2026 हो, लेकिन हो जाएगा कंप्लीट, और रुकावट सिर्फ फंड्स है। देखिए, नाराजगी का इज़हार हम भी करेंगे, हम भी कहेंगे कि देखें हम लोगों को कैसे यकीन दिलाए जब आप सिर्फ 3.5 अरब रुपए बजट में रखेंगे। वो कि आपने कहा है कि बहुत सी मदें हैं जहाँ पैसा इस्तेमाल नहीं होगा, मुझे भी मालूम है, मैं भी बजट की बहुत अच्छी स्टडी रखता हूँ। जैसे ग्रांट्स और ट्रांसफर्स होती हैं, वो 1700 से 1900 अरब रुपए की रकम उसमें मख्तस की गई है। इसी तरीके से जो है वो सब्सिडी में तकरीबन
1000 अरब रुपए की रकम मख्तस की गई। पिछले साल 1300 अरब थी, इस साल कम की गई है। लेकिन ये एक ऐसी रकम होती है और इसी तरीके से डिस्क्रिशनरी फंड होते हैं प्राइम मिनिस्टर के, जो डेवलपमेंट में वो किसी को भी दे सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो असल बात ये कि और ये कमिटमेंट है, और ये देखिए ना 2 सालों में 2.5 सालों में तो मुकम्मल और पीडीएम बन के हुकूमत का काम शुरू हुआ है। बताइएगा डॉक्टर साहब, ये बुनियादी बात तो आपने बड़ी अच्छी बता दी, लेकिन जिस तरह एक मुद्दत से आप सियासत में हैं, आप सूबाई सियासत को भी समझते हैं, मरकज़ में भी क्या होता है उसको भी आप जानते हैं। अहम सवाल ये है कि ये 14 बरस डिले हो जाना, ये प्रोजेक्ट एमकम के लिए पानी का मेगा प्रोजेक्ट उतना ही अहमियत रखता है जितना पीपल्स पार्टी के लिए। तो क्या वजह है कि क्या पीपल्स पार्टी को अपनी सियासी बखा जो है ना वो उसका ख्याल नहीं था, डिले इस पर होता रहा, पैसे नहीं मिले या अपने तौर पे खर्च नहीं है? तो आपको क्या लगता है कि गलती कहाँ पर हुई, किससे हुई? देखें, वाटर बोर्ड 2008 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है। उसका चेयरमैन या तो जो है वो एक्स पोस्ट फैक्टो जो है बलिहाज ओहदा वजीर आला होता है या वो नॉमिनेट करता है, और जो वजीर बल्दियात है वो वाटर बोर्ड का चेयरमैन है। फिर वाटर बोर्ड के एमडी और आला सतह के अफसरान की तमाम तकर्रुरियाँ वजीर आला और वजीर बल्दियात की तरफ से होती हैं। मेयर भी उसका वाइस चेयरमैन है उस बोर्ड का, और मेयर कराची, और वो भी माशाल्लाह 2023 से तो पीपल्स पार्टी के हैं, और मुर्तज़ा वहाब तो इससे पहले 2-4 साल एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे। तो मतलब बल्ले ही बल्ले है ना, सूबाई हुकूमत, पीपल्स पार्टी की हुकूमत, पीपल्स पार्टी की एक तरफा बिला शिरकत खैरे जो हुक्मरानी है सिंध पर, जो कि बदतरीन बदउनवान तरीन हुक्मरानी गुज़िश्ता 16-17 सालों से साबित हुई है। करप्शन के नए नए रिकॉर्ड कायम किए कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल देर होने की वजह, डॉक्टर साहब आपके ख्याल में करप्शन भी एक बड़ी वजह है? ज़ाहिर करप्शन है और अदम तवज्जुही, और जाहिर है कि कराची के साथ सौतेली माँ से बदतर सुलूक कराची के साथ। देखिए ना, अभी भी अगर वाटर बोर्ड से ये मंसूबा लेके हमारी ख्वाहिश पर और हमारी दरख्वास्त पर वजीर आजम ने ये वापडा को दे दिया, और 2.5-3 सालों से वापडा इस पे काम कर रहा है, और 73% मंसूबा मुकम्मल हो गया, अब 27% रह गया। तो आप खुद सोचें कि 14 सालों में पीपल्स पार्टी ने क्या किया था इस मंसूबे के साथ, जब वाटर बोर्ड के पास ये मंसूबा था। और अब चलें, अगर वापडा ने ले लिया, पार्टी तो कोऑपरेट नहीं करेगी, वो कहेगी इसका सियासी फायदा तो फेडरल गवर्नमेंट को होगा, क्योंकि ये अल्टीमेटली तो तख्ती जो है ना वो लग जाएगी वापडा के सर पे। काश इसका फायदा पीपल्स पार्टी उठाती। जब चट भी मेरी पट भी मेरी, वाटर बोर्ड आपका, एसबीसी आपका, केएमसी आपका, टाउन आपका, पूरा कराची आपका, जो जबरदस्ती आपने छीना लेके उसे कॉलोनी बनाने की बजाय, यहाँ के लोगों को हर बुनियादी सहूलत से महरूम करने की बजाय, अगर आप डिलीवर करने पर आते चंद बाईपासेस और एक मलीर एक्सप्रेसवे की बजाय, ये बुनियादी चीज़ पानी जो जरूरत, जिसकी वजह से आपकी कंस्ट्रक्शन, आपकी तामीरात, आपके कई शोबे, सनतें, जो नई सनती जोन है, जो लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम है, सारे मंसूबे आपके सिर्फ इसलिए स्लो हैं, इल्तवा में हैं कि कराची के पानी का मुस्तकबिल जो है वो यकीनी नहीं है। लेकिन जब से हमने कहना शुरू किया, हम वादा करते हैं कि ये जून तक दिसंबर 2026 ये 26 करोड़ गैलन इजाफी पानी कराची वालों को मिलेगा, हर हाल में मिलेगा। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है कि ये कराची के अतराफ में आप तो आ जाएगा, लेकिन कराची के अंदर ऑगमेंटेशन का एक स्कीम है जो 75 अरब की वर्ल्ड बैंक की, वो सूबाई हुकूमत को करनी। हमने तो इस बार हाथ जोड़ के वज़ीर आज़म से कहा। मुराद अली शाह साहब के इस क्लेम पे आप क्या कहेंगे? वो कहते हैं कि बड़ा तेज़ी से काम जारी है, 5 बड़े मंसूबे में वाटर सप्लाई की बात करते हैं, ड्रेनेज, सोलर एनर्जी एक्सपेंशन, एजुकेशन, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल ग्रोथ। आपको लगता है ये वादे सिर्फ सियासी वादे हैं जो एक अरसे से होने हैं और इस पर सिर्फ पैसा जो है वो खाया जाएगा, लगेगा कम? देखें, या तो मीडिया के सामने वो मंसूबे की तफसील रख दें, मीडिया को दौरा कराएं कि कहाँ कैनाल है, उस कैनाल के साथ कहाँ ऑगमेंटेशन हो रही है, कहाँ पंपिंग स्टेशन बन रहे हैं, कहाँ वॉल्व लग रहे हैं, कहाँ इंटरकनेक्शंस होंगे, कहाँ लाइनें बनेगी, एलिवेशंस जो हैं, जो एलिवेटेड एरियाज जहाँ मजबूरी है, जिनके लिए जो है वो हाइड्रेंट रखना और ये टैंकर सप्लाई रखना ज़रूरी है। टेल एंड पे औरंगी टाउन, सरजानी टाउन, बल्दिया टाउन, लियारी, ये 4 इलाके पानी से जो तरस जाते हैं, इन 4 इलाकों के पानी के मसले को किस तरह हल करेंगे, ये सेटिस्फाई कर दे मीडिया को। कोई बड़े एडिटोरियल बोर्ड को K4 की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी? आए दिन वहाँ तो पानी की लाइनें फट जाती हैं। वही मैं कह रहा हूँ कि K4 के लिए अलग लाइनें डल रही हैं, अलग कैनाल पैरेलल डल रही है,
नई कैनाल डल रही है केजी कैनाल के साथ साथ, और फिर ढाबेजी पे नए पंपिंग स्टेशंस बन रहे हैं, नए उसमें जनरेटर्स में वो सारी चीजें लगेंगी, वो सारी चीजें अच्छी हो रही, पिपरी तक भी सही है, उसके आगे भी। लेकिन असल मसला ये है कि वो हमें ले जाके, मैं और मुस्तफा कमाल चेयरमैन रहे वाटर बोर्ड के, हम मेयर रहे साबिक कराची के, हमें ले जाए, हमें जरा दिखा दें। K2 मैंने मुकम्मल किया था अल्हम्दुलिल्लाह, 10 करोड़ गैलन यौमिया इजाफी पानी। K3 मुस्तफा कमाल भाई ने मुकम्मल किया था, 10 करोड़ गैलन यौमिया इजाफी पानी। अब ये 26 करोड़ गैलन यौमिया इजाफी पानी, तो कम से कम हमें भी तो जरा मुतमईन कर दें। बड़ी साफियों की टीम को ले जाते हैं, चले तो जाते हैं, देखते हैं कि भाई क्या है, थोड़ा सा मॉनिटरिंग करा दें, थोड़ा दिखा दें। और फिर पंपिंग स्टेशन जो है ना, जो शहर में बनने, जो ओवरहेड टैंक्स बनने, वो बन रहे नहीं बन रहे, LSR पे क्या हो रहा है, HSR पे क्या हो रहा है, COD पे क्या हो रहा है, बिल्कुल वो विजिट करवा दिया जाए ताकि सहाफियों को इस हवाले से ब्रीफिंग देने के अलावा आप विजिट भी करवा दें ताकि पता चल जाए कहाँ तक ग्राउंड रियलिटी क्या है, कहाँ तक काम जो ऑगमेंटेशन का काम है। थैंक यू सो मच डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, इस मामले पर आपने बात की। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, दीगर हम स्टोरीज उन पर हम डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। बजट के आया सूरज की रोशनी से बिजली पैदा करने वालों के लिए अंधेरा छा गया है। हुकूमत ने बजट में सोलर पैनल्स पर 18% टैक्स का ऐलान बाद में किया। ताजरों ने कीमतें पहले ही बढ़ा दी हैं और 17,000 रुपये वाली प्लेट अब 21,000 रुपये की हो गई है। दुकानदारों का कहना है कि इंपोर्टर्स ने पुराने स्टॉक पर भी मुनाफाखोरी की है, इसलिए उन्हें मजबूरन कीमत बढ़ाना पड़ रही है। सोलर पैनल्स सस्ते नहीं रहे तो दूसरी तरफ हुकूमत ने बिजली भी मजीद महंगी करने का फैसला कर लिया। बजट में आवाम को बिजली के बिल में इजाफी सरचार्ज शामिल की नवीद सुना दी गई है। गर्दिशी कर्जा यानी सर्कुलर डेट खत्म करने के लिए हुकूमत ने 1275 बिलियन रुपए का कर्ज लेने का मंसूबा बनाया और ये कर्ज आइंदा 6 साल के दौरान सार्फिन पर इजाफी सरचार्ज लगाकर वापस किया जाएगा। बिजली महंगे होने के अवाम और मईशत पर किस हद तक असरात होंगे करते हैं। एहतशामुल हक साहब के साथ हमें ज्वाइन करिए। डॉक्टर खालिद वलीद साहब ने एनर्जी एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहेंगे प्रोग्राम में। मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ, ये जो अभी सारी सिचुएशन हुई है, ख़ास तौर पे जो आज की खबर भी है कि पावर सेक्टर पे की जो सब्सिडी है उसको अब स्लैश कर दिया गया, 13% तक उस पर कट लगाया गया अब सब्सिडी पर। इसका इम्पैक्ट किस तक हद तक होगा, फिर उसके बाद हम सोलर के हवाले से भी बात करेंगे। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। जो सब्सिडीज़ हैं उसका जो है वो पावर सेक्टर भी, आपका IMF भी हमेशा से कहता आया है कि आपको ये जो सब्सिडीज़ हैं इनको रैशनलाइज करना है। ख़ासकर जो आपकी टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडीज़ हैं और इंटर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो हैं उनकी सब्सिडीज़ जो दी जाती हैं उनकी, चूँकि वो इनएफिशिएंट है और काफ़ी सारी डिस्कोज जो है वो इनएफिशिएंट है, और आपको जो एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, एक तो उनके बिहाफ पे आपको जो है उनके कॉस्ट पे जो है वो सब्सिडीज देना पड़ती है, दूसरा गवर्नमेंट को बजटरी सब्सिडीज देना पड़ती हैं ताकि यूनिफॉर्म नेशनल टैरिफ जो है वो बरकरार रखा जा सके। तो अगेन इसका इम्पैक्ट जो है वो बजटरी उस पर तो आएगा ही आएगा, लेकिन माइट भी हुकूमत को जो है वो बिजली जो है वो महंगी करनी पड़ जाए। एक चीज़ जो की जा सकती है और जो कि शायद IMF के रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फंड फैसिलिटी में भी है, वो ये कि किसी तरीके से हमें ये देखना है कि किस तरह से ब्लैंकेट सब्सिडीज को ख़त्म करके टारगेटेड सब्सिडीज जो दी जा सकती हैं। तो उसमें IMF की जो प्रपोजल है वो ये है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को यूज़ करके सब्सिडीज दी जाए टारगेटेड हाउस होल्ड्स को, ना कि वो लोग जो सारे के सारे 200 से कम यूज़ करते हैं बिजली, उनको सब्सिडी दी जाए, जो कि 54% ऑफ टोटल कंज्यूमर्स बनते हैं। तो हो सकता है उसके थ्रू जो है वो टैरिफ को रैशनलाइज किया जाए, लेकिन अगेन ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होगा। आपको ये देखना होगा कि किस तरह से जो टारगेटेड सब्सिडीज हैं उनका मैकेनिज्म क्या होगा और किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सकता है प्राइवेटाइजेशन के थ्रू या कंपटीशन के थ्रू, ताकि आप इन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बोझ जो सब्सिडीज हैं उनके बोझ को ख़त्म किया जा सके। एक और चीज़ जो देखने वाली होगी वो ये कि हुकूमत IPPs के साथ इस तरह से डील करती है। क्या कोई अर्ली रिटायरमेंट ऑफ फॉसिल फ्यूल बेस्ड पावर प्लांट्स आता है, क्योंकि आपने अब क्लाइमेट चेंज का प्रोग्राम भी निगोशिएट किया है IMF के साथ और उसका फोकस भी जो है वो मिटिगेशन साइड ऑफ द उस पर भी है। तो क्या हुकूमत उस मद में भी कोई इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करती है? फॉर एग्जांपल जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप्स था, या एशियन डेवलपमेंट बैंक का ETM था, या कार्बन क्रेडिट्स को यूज़ करते हुए कोल टू क्लीन क्रेडिट इनिशिएटिव था। तो अगर इस तरह से क्लाइमेट चेंज प्लस आपका जो एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म्स है उनको मिला के चलाया जाता है तो शायद
हालात बेहतर हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक। अभी आपने आईपीपीस की बात की इत्तेशाम साहब, आईपीपीस के साथ हम 12 अपने प्रोग्राम में भी बात करते रहे, जो रिविजिट किए हैं एग्रीमेंट्स, उसमें उन्होंने कहा था कि हमने 28 आईपीपीस और मजीद से भी बातचीत चल रही है, और 1.4 ट्रिलियन रुपीज़ का कहा गया था कि जी इससे बचत भी होगी और इवेंचुअली जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस कम भी होंगी, क्योंकि सर्कुलर डेट भी आपका कम हो जाएगा। लेकिन उसका इम्पैक्ट आपके और मेरे सामने ही है, अभी तक कुछ खास हमें रिलीफ नज़र नहीं आ रहा, और अब जो बजट में देख रहे हैं कि वो तो उसमें तो कोई बात ही नहीं इस तरह की नज़र आ रही। फिर आपने सोलराइजेशन की बात भी की, वो भी क्लेम किए, लेकिन सोलर पे भी जीएसटी आपने 18% लगा दी है। सो दोनों जानिब से जो बिजली सार्फिन है उनके लिए मुश्किलात पैदा कर दी गई हैं। अब होगा क्या आगे? देखिए आमना, होगा क्या, अभी ये तो बहुत सी जिसको कहते हैं बुरा सिग्नल मैसेज दिया गया है जो लोग पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अभी आप देख लें कि पिछले साल बड़े दावों के साथ, पंपिंग शो के साथ आपने सोलर के ऊपर, पैनल के ऊपर आपने जिसको कहते हैं ड्यूटी कम कर दी थी, और आज आप इस दफ़ा आपने बढ़ा दी है। तो लोग सवाल तो यही कर रहे हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत हो, रियासत हो, कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी नहीं है। आज एक अनाउंस किया जाता है रिलीफ किसी एक सेगमेंट के लिए, अगले साल के लिए इसको ख़त्म कर दिया जाता है। अब देखें ना, एक यही रह गया था, इसमें कहा जा रहा था, अभी आप देखें पंजाब गवर्नमेंट तो बहुत आगे चली गई थी इस हवाले से, सोलर पैनल तकसीम कर रही थी और बड़े कम पैसों में ये सारा काम होने जा रहा था। मेरा ख्याल है ये प्रोजेक्ट भी उनके लिए मुसीबत लेके आएगा। अब दो चीज़ें आमना देखें ना, अगर आप फाइनेंस मिनिस्टर की बात सुने, वही कह रहे हैं कि जी इनिशियली जो कुछ आईपीपी से जो बात हुई थी उससे 3000 अरब यानी 3 ट्रिलियन रुपए का हमें फ़ायदा होगा। भाई अगर 3 ट्रिलियन रुपया आपका बचने जा रहा है, 3000 अरब रुपया, तो आप ये बिजली की प्राइस क्यों बढ़ाने जा रहे हैं? खबर तो यह है कि तय कर लिया गया कि इनिशियली 50 पैसे पर यूनिट बिजली आपने महंगी करनी है। और कल सवाल पूछा गया अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाइनेंस मिनिस्टर से, बाकी लोगों से एक दूसरे का मुंह देख रहे थे, अच्छा जी हमें तो नहीं पता कि कोई इस तरह की बिजली का प्राइस बढ़ाने की बात हो रही है। फिर हल्का सा कहा गया ऐसी बात नहीं। लेकिन खबरें यही आमना कि IMF ने सिर्फ BSI प्रोग्राम के अलावा, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के अलावा, उन्होंने टारगेटेड सब्सिडी सब पे ख़त्म कर दी है। अभी 200 और 250 यूनिट वाले जो है ना, उनको भी लग रहा है कि कोई इसमें रिलीफ नहीं मिलेगा। जो रिलीफ मिला था उसको भी ख़त्म करने जा रहे हैं, जैसे सोलर पैनल पे किया इन्होंने। तो मुझे नहीं लगता जब तक कि ये, जिस तरह भी डॉक्टर साहब भी बात कर रहे हैं कि आप जब तक ये प्राइवेटाइज़ नहीं करेंगे लॉस मेकिंग यूनिट डिस्कोस के, और इनको वायबल नहीं बनाएंगे, वायबल तो बनना ही नहीं है, सवाल ही नहीं पैदा होता। एक मुद्दत से देख रहे हैं, लाहौर वाली देख लें, इलेक्ट्रिसिटी पावर को देख लें, हैदराबाद, पेशावर, सारी जो है ना एक आध के अलावा वो आप देख लें कि नुकसान में जा रही हैं। अब वेस्ट इंडीज टेस्ट है, लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं ब्यूरोक्रेसी में, उनके माल लगे हुए हैं, खांचे लगे हुए हैं, वो किसी सूरत में इसको प्राइवेटाइज़ नहीं होने दे जा रहे। जिस तरह बाकी यूनिट नहीं हो रहे, ये भी नहीं हो रहे। तो मेरा ख्याल है ये बहुत ही खौफनाक बात है, परेशान कुन बात है कि हुकूमत का गर्सी खर्चा 5 ट्रिलियन का हो गया गैस और बिजली का, और फिर ऊपर से कोई भी दूर दूर तक नहीं नज़र आ रहा कि हुकूमत जो है ना, वो एक तो बिजली आई नहीं। अभी आप देख रहे हैं कितनी गर्मी पड़ रही है सिंध में, 70-80% जगहों पे कहा जा रहा है कि बिजली सिर्फ 2 घंटे 3 घंटे के लिए आती है। यही पंजाब का हाल है। आप बिजली की कीमत बढ़ाए चले जा रहे हैं। फिर इसके अलावा आप जो इन्फ्लेटेड बिल भेज रहे हैं, जिसमें बार बार प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं, बाकी लोग भी नोटिस लेते हैं, मतलब ये तो क्रिमिनल नेग्लिजेंसी क्या, मतलब एक मैसेज कि जी रियासत भी लूट रही है। ये बड़ा खौफनाक मैसेज है कि आप बिजली देते भी नहीं हैं और लोड शेडिंग अलग करते हैं और कीमतें उसकी फिर हम ब्रेक की जाने बढ़ेंगे। खालिद साहब, शॉर्टली ये जीएसटी जो 18% सोलर पे लगाया है, ये इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? पहले तो सोलराइजेशन के खुद नारे यहाँ पर बुलंद किए जा रहे थे। देखिए, एक तो ये कि ग्रिड की डिमांड नीचे आ रही है, हुकूमत चाह रही है कि नेगेटिव सिग्नल मार्केट में आए, लोग कम जो है वो अडॉप्ट करें, ग्रिड जो है वो उसकी डिमांड कम ना हो। शायद एक और चीज़ भी शायद जो FBR की तरफ से आती है, वो एक लेवल प्लेइंग फील्ड चाह रहे हैं। लेकिन अगेन पाकिस्तान की जो इंडिजिनस इंडस्ट्री है सोलर मैन्युफैक्चरिंग की, वो उस नहज पे नहीं पहुंची कि आप वो कम्पीट कर सकें इम्पोर्टेड पैनल्स के साथ। एक चीज़ जो मैं ऐड करता हूँ हमेशा, वो ये कि जो आप पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी से पैसे ले रहे हैं, उसको पार्क करना चाहिए क्लाइमेट चेंज फंड में, और उस चीज़ को यूज़ करते हुए आपको बजाय इसके कि आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू टारगेटेड सब्सिडी दें प्रोटेक्टेड कंज्यूमर को, उस सब्सिडी को यूज़ करते हुए सब्सिडाइज्ड सोलर पैनल दे PDL को यूज़ करते हुए, ताकि आपका ये जो बोझ है प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स का, ये कम हो सके और आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का वॉल्यूम भी ना बढ़ाना पड़े, क्योंकि वो अनसस्टेनेबल हो जाएगा। तो अगर इस तरह का कोई मेजर लिया जाता है, सोलर को इंसेंटिवाइज किया जाता है, तो उससे आपके क्लाइमेट चेंज के टारगेट्स भी पूरे हो रहे होंगे, पावर सेक्टर का रिफॉर्म भी हो रहा होगा, और शायद आपका जो ये सब्सिडीज का बर्डन है ये भी कम किया जा सकता है। तो इस तरह से आपको EFF को और RSF को बड़ा सपोर्ट कर रहा है, बेशुमार मुल्कों में और रेप्लिका कर रहे हैं। तो क्या वजह है कि इस तरह का हम कोई और सिस्टम और बनाएं बिजली के हवाले से, गैस के हवाले से, कि लोगों को वाकई ध्यानदारी के साथ टारगेटेड सब्सिडी जो मिलनी चाहिए मिलती रहे?
देखिए इसमें ना प्रॉब्लम ये है कि जो प्रोग्राम जो प्लान है वो ये है कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी या कार्बन लेवी का जो पैसा है उसको रिसाइकल किया जाएगा थ्रू पे नज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। अगर ग्लोबली कुछ होता है, आपका कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है मिडिल ईस्ट में, तो ऑयल प्राइसेस बढ़ जाएंगी और आपको इवेंचुअली जो कार्बन लेवी का टारगेट है वो शायद अचीव ना हो सके। तो ये चीज़ सस्टेनेबल नहीं होगी। ज़्यादा सस्टेनेबिलिटी इसी चीज़ में है कि आप उसको एक वायबल सोल्यूशन के थ्रू मे बी सोलर को यूज़ करते हुए, तो इस तरह का जो सिग्नल है कि 18% टैक्स लगा देना या बायबैक रेट्स कम करना, ये डिसइंसेंटिवाइज करेगा और लॉन्ग टर्म में ये बेनिफिशियल नहीं होगा। बिल्कुल इसी तरह से जैसे अभी हुकूमत को लग रहा है कि वायबल अभी सोल्यूशन होना चाहिए। थैंक यू सो मच शुरू डॉक्टर खालिद वलीद साहब। हमारी नेक्स्ट स्टोरी नाजरीन, पाकिस्तान इंडिया टेंशन, उस हवाले से अब तक क्या पेशरफ्त हुई है वो आपके सामने रखते हैं। अमेरिका ने एक बार फिर मसला कश्मीर पर सालिसी की पेशकश दोहरा दी है। महकमा खारजा के तर्जुमान टैमी ब्रूस का कहना है कि सदर ट्रंप खुश दिली से इस तनाज़े में सालिसी के लिए तैयार है। पाकिस्तान ने इस बयान का खैर मकदम किया है। तो वहीं पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा है कि अगर भारत मुज़ाकरात से इनकारी है तो अमेरिका को उसे कान से पकड़कर मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना चाहिए। बिलावल ने खबरदार किया कि पहलगाम वाक़े के बाद मुकम्मल जंग का खतरा पहले से ज़्यादा बढ़ चुका है। दूसरी जानिब मोदी सरकार का जंगी जुनून खतरनाक रुख इख्तियार कर रहा है। भारतीय मीडिया के मुताबिक एक तरफ भारत 10,000 आई स्टार जो तैयारे हैं इस हवाले से जो उसके तहत ख़रीद रहा है, और साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि ना सिर्फ ये 3 जहाज़ खरीदे जा रहे हैं बल्कि भारतीय एयरफोर्स की सलाहियतों को बढ़ाया जा रहा है। और दूसरी तरफ हाइपरसोनिक मिसाइल की तैयारियों में भी भारत मसरूफ़ दिखाई दे रहा है, जो चंद मिनट्स में दुश्मन के कमांड सेंटर्स को निशाना बना सकते हैं। जी न्यूज़ के मुताबिक ये मिसाइल आवाज़ की रफ्तार से 8 गुना तेज़ है और रवायती या न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकता है। पाकिस्तान ने इस इक़दाम पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए इसे खित्ते के अमन के लिए ख़तरा करार दिया है। अब इन सारे मामलात के साथ किस तरह से आगे बढ़ेगी और क्या आलमी जो इस वक्त ताकतें हैं वो भारत को इस किसी भी किस्म के मिस एडवेंचर से रोक सकती हैं, और अमेरिका का किस हद तक किरदार हो सकता है, इस पर हम डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। एहतशामुल हक साहब और उनके साथ साथ सिक्योरिटी एक्सपर्ट डॉक्टर कमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। आपसे आगाज़ करूँगी, कैसे इस डेवलपमेंट को देख रहे हैं? ये आप समझते हैं कि कुछ डिफरेंस क्रिएट कर सकती है सारी सिचुएशन में? भारत अब मेज़ पर आ सकता है क्योंकि प्रेशर कहीं ना कहीं यूएस की जानिब से आना या स्टेटमेंट आना, ये भारत को अब ला सकेगा टेबल पर? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये बहुत अर्ली होगा अगर हम ये कहें कि भारत को टेबल पे लेके आ सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि पाकिस्तान दुनिया को ये इस्टेब्लिश करने में कामयाब हो रहा है, हो चुका है कि इंडिया एग्रेसर है, इंडिया एग्रेशन करता है। हम तो बात करना चाहते हैं, जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी का जो डेलीगेशन है, जो प्राइम मिनिस्टर ने डेलीगेशन भेजा है, वो कहते हैं जी हम तो अमन का पैगाम लेके आए हैं। जयशंकर दुनिया के जिस कैपिटल में जाते हैं एक ही बात कहते हैं, हम पाकिस्तान को मारेंगे, हम पाकिस्तान के अंदर हमला करेंगे। अब फॉर एग्जांपल आप कल की एक स्टेटमेंट देख लें जो अमेरिकन जनरल सेंटकॉम चीफ ने दी है कि जनाब पाकिस्तान तो दहशतगर्दी से मुतासर मुल्क है। अब जयशंकर कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो हमें दहशतगर्दी वहाँ वो करता है। अमेरिका कहता है कि हमारा सबसे बड़ा फिनोमिनल पार्टनर है दहशतगर्दी की जंग में, जिन्होंने अपना 2500 सिविलियन, 700 जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग शहीद हो गए हैं, 1000 पाकिस्तान पे हमला हुआ है। अब दुनिया सेंटकॉम चीफ की बात सुनेगी कि जयशंकर की बात सुनेगी। सो इंडिया जो है वो एक ऐसी किताब लिखना चाहता है, ऐसी तारीख लिखना चाहता है जिसमें वो बहुत लेट है। और वो समझते हैं कि जैसे अफगानिस्तान से अमेरिका निकल रहा था तो उस वक्त अफगानिस्तान की हुकूमत और अमेरिका के कुछ सेक्शन जो है वो पाकिस्तान को स्केपगोट बनाना चाहते थे। तो हम अगर लगे रहेंगे पाकिस्तान के बारे में बात करते रहेंगे तो शायद दुनिया जो है वो कहेगी कि जनाब पाकिस्तान ही जो मुर्दे इल्ज़ाम उसको ठहराया जाए। हम खुद मुतासर हैं। हाँ, अमेरिका का ये जो मैसेज है, अभी फॉर एग्जांपल G7 की हो रही है कनाडा में, तो वहाँ पे मोदी साहब ने भी जाना है, ट्रंप साहब ने भी जाना है। तो डोनाल्ड ट्रंप तो बार बार कह रहे हैं कि बैठें टेबल पे, मैं बैठा सकता हूँ, मैं मीडिएशन कराता हूँ। जब जद्दा में गए थे, आपको याद हो, रियाद के अंदर सऊदी अरब में, तो डोनाल्ड ट्रंप ने मार्को रूबियो को एक बड़ी महफिल में कहा था कि कब तुम दोनों मुल्कों के लीडर्स को टेबल पे बिठा रहे हो खाने के ऊपर। सो मेरा ख्याल है, और अब जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी बात की कि हमने इस बात पे, हमारा क्योंकि रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट में अपर हैंड था, ये जो 7 मई से 10 मई था, तो हमने ये सीज फायर अमेरिका के कहने पे किया था कि इंडिया को टेबल पे लेके आएगा और वंस फॉर ऑल इस मसले को ख़त्म किया जाए। सो मैं समझता हूँ कि हमें एश्योरेंसेस भी दिलवाई गई हैं। हम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह काइनेटिक वॉर में भी हमने जवाब दे दिया
डिप्लोमेटिकली भी इंडिया को मुंह की खानी पड़ी कि जो इंडिया ने अपने डेलीगेशन दुनिया में भेजे, उसके बाद पाकिस्तान काउंटर टेररिज्म कमेटी का वाइस चेयर बना यूएन के अंदर। कोलंबिया ने और ईयू चीफ जो है उन्होंने जयशंकर के साथ जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा हमें बड़ा अफसोस है शॉर्टली डॉक्टर साहब, ये जो अभी हमारा डेलीगेशन दौरा कर रहा है, अभी ब्रसेल्स भी पहुंच गए हैं, आप इसको किस हद तक देख रहे हैं, कहाँ पर आप इसको करेंगे, रेट करेंगे कि कितना कामयाब दौरा है ये अब तक का? नैरेटिव हम कब कितना अपना रख सके हैं मौसर अंदाज? देखिए एटलीस्ट पाकिस्तान ने अपना मुकदमा दुनिया के सामने पेश ये किया है कि देखिए, एक तो दुनिया को समझ होनी चाहिए कि इंडिया सिंगल हैंडेडली इस खित्ते के अंदर अपनी मर्जी से तब्दीलियां नहीं कर सकता। दूसरा, ये डेलीगेशन दुनिया को ये बता रहा है कि हम डिटेरेंस हमने रिस्टोर की है, हमारे पास मिलिट्री कैपेबिलिटी मौजूद है, जब भी एग्रेशन किया गया तो पूरा जवाब देंगे और आपने जवाब देख लिया। लेकिन फिर भी ताकत रखने के बावजूद हम टेबल पे आने की बात करते हैं, ताकत रखने के बावजूद टेबल पे आने की बात करते हैं। तो दुनिया इस चीज़ को बहुत रिस्पेक्ट देती है। जब एक तरफ सारे का सारा यूरोप ये समझता है कि इस मुल्क के अंदर कैपेबिलिटी है कि इसने दहशतगर्दी की जंग में हमारा साथ भी दिया, जाने भी दी, मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी भी लेके आए, उसके बाद दहशतगर्द जमातों से इंडिया की प्रॉक्सी से भी लड़ रहे हैं लेकिन फिर भी रिस्ट्रेंट शो कर रहे हैं, तो दुनिया इस चीज़ को एक्नॉलेज करती है। यही वजह है कि दुनिया में एक मुल्क भी ऐसा नहीं था जिसने इंडिया की बात मानी और कहा हो कि पाकिस्तान इस वाक़े के पीछे था। इवन के दुनिया ने कंडेम किया पाकिस्तान के ऊपर जो इंडिया ने हमला हुआ, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, शेम कहा उसको। सो पाकिस्तान का नैरेटिव ऑलरेडी जा चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। सिर्फ ये है कि हमें बाकी एरियाज उन पे काम करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि डोनाल्ड ट्रंप हमें टेबल पे बिठा सकेंगे, आपको पता है कि इंडिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी के अंदर इस चीज़ को मनवाया है और लेके चला है कि थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व नहीं करना। अब इंडिया ने जो खुद की हुई बातें हैं वो उसी के जो है वो नीचे आ गया है कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं करनी। अब थर्ड पार्टी तो सारी बात है, अमेरिका हो सकता है या कोई और मुल्क हो सकता है, तो वो ऑलरेडी ऑपोजिशन वहाँ पे नरेंद्र मोदी को कह रही है कि तुमने सरेंडर कर दिया है। तो मेरा ख्याल है कि बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी हमारे डेलीगेशन भी काम कर गया, दुनिया को हमारी ताकत का भी चल गया। ठीक, डॉक्टर साहब आपका कमेंट इस हवाले से आ गया। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। इत्तेशाम साहब इस हवाले से क्या डिस्कशन करेंगे ब्रेक के बाद? वेलकम बैक वंस अगेन नाजरीन। ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। डिस्कशन का फिर से हम आगाज़ करते हैं। शाम साहब, एक जानिब सारे मामलात आपके सामने हैं, किस तरह से डिप्लोमेटिक एफर्ट्स जा रही हैं, वो दोनों साइड से ही हैं, लेकिन हमारा जो नैरेटिव है डेफिनेटली वो स्ट्रॉन्ग है। जो मामलात हुए, जब हकाइक होंगे सामने तो फिर वो वेटेज उसी को मिलेगा। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि अभी भी जंगी जुनून उतरा नहीं है। आई स्टार यानी इंटेलिजेंस सर्वेलेंस टारगेट एक्विजिशन और रेकोनेंस प्रोजेक्ट के तहत ये 3 नए जंगी तैयारे इन्होंने खरीदे हैं। तो किस तरह से आप मजमूई तौर पर इसका तज्जिया करेंगे? देखिए, हम ना डे टू डे बुनियादों पे जो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में पहलगाम को लेके अगर आप देखें तो जो तब्दीलियां आ रही हैं, जो तेज़ी के साथ नैरेटिव पाकिस्तान का बड़ा अहमियत रखता चला गया है, ये हिंदुस्तान के लिए आप देख लें। हम तो रोज़ बात करते हैं, दिल्ली में आप देखें उनकी बाकी जगहों पे जो ख़बरें आ रही हैं वो तो एक ही बात कह रहे हैं कि जी पाकिस्तानी वफ़द जहाँ पे भी गया अपनी उसने बात मनवाई, हम तो सिरेलॉन चले गए, हम ऐसी जगहों पे गए जहाँ पे जाने का कोई फ़ायदा ही नहीं था, ऐसी जाके कोई हमें पैसा ज़ाया किया हमने। देखिए, हम ना कल की जो 2 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं ना, टिम ब्रूस का जो आप देखा कि स्टेट डिपार्टमेंट की स्पोक्स पर्सन है, उनका ये कहना है कि जी जो प्रेसिडेंट साहब हैं हमारे ट्रम्प, वो इस पे बड़ा काम कर रहे हैं और सालसी पे बात कर रहे हैं और कुछ चीज़ें तय की जा रही हैं। ये उन्होंने ख़ास तौर पे कहा। इसका मतलब है कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं और डेफिनेटली कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है ना इस मसले को आगे लेके जाने के मूड में नज़र आते हैं। उधर फिर आप देख लें सेंटकॉम के चीफ का जनरल कुरैला जिस अंदाज से बात कर रहे हैं, उन्होंने जितनी बड़ी सपोर्ट जो हिंदुस्तान बार बार दहशतगर्दी हम पे लगा रहा है, वो पाकिस्तान को कह रहे हैं जी पाकिस्तान ने इसमें बड़ा काम किया और हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। तो हिंदुस्तान में दोनों डेवलपमेंट्स जो है ना दैट डिडंट गो वेल विद दैम, वो यही कह रहे हैं कि जी फिर एक दफ़ा हम आइसोलेशन का शिकार हो रहे हैं। मेरा ख्याल है जिस तरह बैन-अ-क़वामी सतह पे हमने जो पेशबंदी कर ली है ना, जो सबसे अहमियत वाली बात यह है कि जो हिंदुस्तान दोबारा से हमला करने की कोशिश कर रहा है, हाफिज़ानिक मिसाइल की बात हो रही है, तो हमने जो प्रिएम्प्ट कर दिया है ना, कल की जो
मीटिंग है और आज की मीटिंग आपने देखा जो ब्रसेल में हुई है, वो कहते हैं वहाँ से जो खबरें आ रही हैं वो बड़ी अहमियत वाली है कि पाकिस्तान तो अमन की बात कर रहा है, हिंदुस्तान जंग की बात कर रहा है। पाकिस्तान कहता है जी सारे जो हमारे तनाज़ात हैं पीसफुल तरीके से हल किए जाएँ, हिंदुस्तान धमकी दे रहा है। तो मेरा ख्याल है ये कंपेरिजमेंट तो उनके साथ बहुत ज़्यादा हो रही है। दूसरा है कि हिंदुस्तान जो हमेशा पाकिस्तान को ये कह के चुप कराने की कोशिश करता था, नहीं जी दहशतगर्दी आप करवाते रहे हैं, और ख़ास तौर पे 2008 के बम्बई धमाकों के कॉन्टेक्स्ट में मेरा ख्याल अब चीज़ें जिस तरीके से अब डी हाइफेनेट हो चुकी हैं, पाकिस्तान और हिंदुस्तान को इक्वलिटी की बुनियाद पर सारी दुनिया देख रही है। और पाकिस्तान का ये कहना कि जी दो मुल्क अगर एक मसले का हल नहीं कर सकते तो नेचुरली सालिसी के लिए किसी को आना चाहिए, थर्ड पार्टी इंटरवेंशन होनी चाहिए। ये हिंदुस्तान के जिसको कहते हैं नैरेटिव जो है ना उसकी बहुत बड़ी नाकामी है। कहाँ तक भागेंगे अब देखें, इंटरनेशनल प्रेस का भी बड़ा दबाव है, हिंदुस्तान यूरोपियन यूनियन अपना अमेरिका यूरोपियन यूनियन का भी दबाव है, रशिया चाइना भी बिल्कुल किसी और तरह से बात कर रहे हैं। तो इसलिए वहाँ बार बार एक बात हो रही है कि जी हम तो तनाई का शिकार हो रहे हैं, हमारी तो बात ही नहीं सुनना कोई, हमारे जो जयशंकर साहब हैं इनको तो रिज़ाइन करना चाहिए, नाकाम हो गए हैं। और शशि थरूर के बारे में बातें हो रही हैं कि जी जानबूझ के लेकिन ये जो नए वेपन्स की तैयारियां हो रही है, जो खरीदारी हो रही है, ये फिर क्या आप समझ रहे हैं कि सिर्फ धमकियां या वाकई तैयारियां की जा रही हैं किसी जंग के लिए? देखिए हम ना इस बात का ख़तरा है, मैं आपको बताऊं, इस बात का ख़तरा है, हमारे यहाँ भी इस बात को महसूस किया जा रहा है। अच्छी बात है, अब जिस तरह हमारे हाई लेवल डेलीगेशन जा रहे हैं अमेरिका में, उनको बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान की नीयत क्या है, तो मेरा ख्याल है वहाँ से भी उनको यही बताया जा रहा है कि जी अगर हिंदुस्तान ये करेगा तो हम आपके साथ खड़े हैं। और दूसरा ये कि हिंदुस्तान के लोग ख़ुद कह रहे हैं कि पाकिस्तान से आप जंग कभी भी नहीं जीत सकते, इसलिए कि चाइना उसके साथ खड़ा है। फिर ये कि जी रशिया ने भी आपको सपोर्ट नहीं किया। तो मेरा ख्याल है, मुझे लगता है कि जहाँ तक हिंदुस्तान का अपना मोदी का ताल्लुक है, वो तो अपनी कहना चाहिए अपनी आवाम को खुश करने के लिए या कम से कम ये बताने के लिए कि जब हमने बदला ले लिया तो कुछ हरकत करने की कोशिश करेगा, लेकिन अब इतना आसान नहीं, जो प्रेशर इस वक्त बन चुका है रीजन में भी और हम देख रहे हैं दुनिया से भी, उसमें इस तरह का कोई मिस एडवेंचर करना या मिस गेज करके सिचुएशन को आगे लेकर चलना। थैंक यू सो मच डॉक्टर कमर चीमा साहब और एहतशाम साहब हमारे साथ मौजूद थे इस सेगमेंट में बात करने के लिए। प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे ईरान न्यूक्लियर डील के हवाले से क्या मामला चल रहे हैं। नाजरीन, मशरिक के वस्ता पर नई जंग के बादल मंडाने लगे हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइल ईरान पर किसी भी वक्त हमले के लिए तैयार है और वाशिंगटन को पहले ही इसकी इतला दे दी गई है। इसी कशीदगी के पेश नज़र अमरीका ने इराक, बहरीन और कुवैत से गैर ज़रूरी अमला निकालने का हुक्म जारी किया है। ईरान ने वाज़ेह कर दिया कि अगर हमला हुआ तो मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाएंगे। एक तरफ जंग के हालात हैं, दूसरी तरफ मुज़ाकरात। ईरान और अमरीका के जौहरी मुज़ाकरात का छठा दौर इतवार 15 जून को ड्यू है। क्या इन मुज़ाकरात से अमन का कोई रास्ता निकलेगा या फिर कशीदगी बढ़ जाएगी? हम देख रहे हैं कि थ्रेट्स दोनों जानिब से किए जा रहे हैं, वो चाहे अमेरिका की जानिब से हो, इजराइल की जानिब से, और उसके जवाब में रिटालिएशन का जो अभी हम देख रहे हैं ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर का जो बयान है वो किस हद तक इस वक्त सिचुएशन में हम देख सकते हैं कि क्या मामला आगे लेकर चल सकता है। इस पर बात करते हैं। अहमद हसन अल अरबी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट। थैंक यू सो मच अहमद। किस तरह से देख रहे हैं ईरान और अमेरिका? अप्रैल से अब तक हम देख रहे हैं कि 5 अदवार हो चुके हैं बातचीत के, अब छठा दौर होने वाला जो ड्यू है ओमान में। मिलिट्री थ्रेट दिया गया यूएस की जानिब से भी कि अगर किसी डील तक नहीं पहुंचते तो फिर ये मामलात होंगे। ईरान इसको कह रहा है कि ये टैक्टिक्स वो पहले भी यूज़ कर चुका है और उन्होंने जवाब ये भी दिया कि रिटेलिएशन हम भी करेंगे। सो आप समझते हैं ईरान इस पोजीशन में है कि वो 2 बड़े हाथियों से, ताकतवर हाथियों से मुकाबला कर सके, एक फुल फ्लैज जंग में जा सके? देखिए, सबसे पहले जो इस वक्त मिडल ईस्ट में हो रहा है, इनफैक्ट जो पूरी दुनिया में हो रहा है, उसके बारे में जो इंटरनेशनल रिलेशंस को समझते हैं, जिनकी निगाह होती है दुनिया के बदलते हालात पे और चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर, दे ऑल बिलीव कि इस वक्त पूरी दुनिया में जंगों का दौर है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इस वक्त सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स इस वक्त पूरी दुनिया में एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। सबसे ज्यादा रेफ्यूजीज वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आज के दौर में, आप पिछले 3 से 4 सालों के अंदर पूरी दुनिया में आए हैं। पूरी दुनिया में एक्टिव वॉर थिएटर सबसे ज्यादा इस वक्त हैं, यानी आप पाकिस्तान इंडिया देख लें, चाइना ताइवान देख लें, रशिया यूक्रेन देख लें, इसराइल के मिडल ईस्ट के अंदर इसराइल गाजा देख लें, और बाकी भी आप यूरोप के अंदर जो पॉलिटिकल डिवाइड, टर्मोइल, केओस एंड आर्क, यानी रेसिपी है पूरी दुनिया में वर्ल्ड वॉर 3 की। इस सारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपने ये देखा वर्ल्ड वॉर 1 का भी जो थिएटर था, यानी दुनिया में जो बड़ी जंगें हुई हैं वो इसी खत्ते में हुई हैं, जिस खत्ते में आपको ईरान, पाकिस्तान, फलस्तीन, ये मिडल ईस्ट नजर आता है। क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन भी मिडल ईस्ट को ही कहा जाता है। सो उस सारे लार्जर कॉन्टेक्स्ट में मिडल ईस्ट के अंदर बड़ी जंगें होना इज एन इवेंचुअलिटी, एक इनएविटेबिलिटी है, ये होगा।
लेकिन ये जो पर्टिकुलर इस वक्त ईरान के कॉन्टेक्स्ट में इस वक्त जो न्यूक्लियर डील से रिलेटेड बातें चल रही हैं, आज अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से भी अमेरिकन जो लोग इस निगोशिएशंस को और इस डायलॉग को देख रहे हैं न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेके, उनका भी ये कहना था कि शायद ये कामयाब ना हो सके। और फिर जो इसराइल का सडन एग्रेशन ईरान की तरफ आया है उसके बारे में बहुत सारी ओपिनियन है। देखिए 1984 में पहली दफा ओडिड यीनॉन ने यीनॉन प्लान दिया, फिर इसराइल ने उसको अपनी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा बनाया, जिसमें उसने वाज़े तौर पर लिखा था कि उनको एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी के तहत एक हेडलेस गवर्नमेंट्स लेके आनी है मिडिल ईस्ट में, और उसमें ईरान शामिल था। ईरान के अंदर भी वो एक हेडलेस स्टेट बनाना चाहते हैं जहाँ पे केओस और एनार्की हो, और इसराइल का कंट्रोल करना इस रीजन को, इस खत्ते को आसान हो, और ग्रेटर इसराइल के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना आसान हो। वो 1984 से इसराइल का फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव है, और उसको इन्होंने अचीव करना ही करना है। उसके लिए अगर इस स्टेज के ऊपर मिडिल ईस्ट के हालात आ गए हैं कि इसराइल अगर अपने ग्रेटर इसराइल के एजेंडा को अचीव नहीं करता और मेजर विक्ट्रीज नहीं दिखाता अपनी आवाम को, तो इसराइल खुद डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, क्योंकि वहां पे लोग परेशान हैं। वो यूरोप छोड़ के एक सहरा के अंदर आए इस आइडिया के तहत कि हमें ग्रेटर इसराइल मिलेगा। उनको जो इस वक्त फलस्तीन के साथ मसला हो रही है, जो जंग इस वक्त इसराइल लड़ है, जो जेनोसाइड पूरी दुनिया में, उसकी वजह से जाहिर है प्रेशर तो है इसराइल के लोगों के ऊपर। दुनिया की व्हाट अबाउट यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने अपनी कैंपेन में ये बात की थी कि वो जंगे रोकने या ख़त्म करने आए, या अगर वो होते तो ये हालात ही पैदा ना होते। अब जब वो आए हैं तो उनको वोट हमने देखा था जिस नारे पर पड़ा था, या जो उनके जो स्लोगन्स थे अमन के हवाले से हो, या अमन के सफ़ीर अपने आप को पेश करना, प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, क्या वो किसी फुल फ्लैज जंग में ईरान के साथ भी जाएंगे? एक तरफ वो इराक से हम देख रहे हैं बेसिस से इवैक्यूएशन का कह रहे हैं, वहाँ पे जो इराक में जो जंग हुई थी वहाँ से निकालना, या अफगानिस्तान से जो इन्होंने इनखला करवाया था, उसके बाद क्या वो इस तरह से अपने ही नैरेटिव के अगेंस्ट जाएंगे? देखें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पॉलिटिकल रिटोरिक से हट के होती हैं। सियासी बयानात होते हैं और एक ग्राउंड के ऊपर मौजूद रियलिटी होती है। डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिशात चाहे जैसी भी हो, या उनका सियासी बयानिया चाहे जैसा भी हो, आपने देखा कि यूक्रेन रशिया के मामले में उन्होंने बहुत स्वीपिंग स्टेटमेंट्स दी थी अपने इक़्तिदार संभालने से पहले, और उन्होंने कहा था कि इतने दिनों के अंदर मैं यूक्रेन रशिया का मामला हल कर दूंगा और जंग खत्म हो जाएगी, और मेरे पास ये प्लान है, मैंने ज़ेलेंस्की को ये कुछ कहना है, और मैंने प्रेसिडेंट पुतिन को ये कुछ कहना है, और जंग रुक जाएगी। लेकिन जब हकीकत सामने आई, जब उन्होंने इक़्तिदार संभाला, उसके बाद अब तक आपने देखा यूक्रेन और रशिया की जंग रुकी तो नहीं, मजीद बढ़ी। वो आपने देखा कि किस तरीके से वो ड्रोन अटैक हुआ उनके बॉम्बर्स के ऊपर, और एक दफा फिर खित्ता बिल्कुल एट द वर्ज ऑफ न्यूक्लियर वॉर आ गया। रशिया में सीज फायर नहीं बल्कि स्टारवेशन वाले मामला मजीद बढ़ गए। बिल्कुल, उनके आने से पहले, डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने से पहले गाजा के अंदर थोड़ी देर के लिए सीज फायर की तरफ बात गई, लेकिन उसके बाद से आपने देखा कि दोबारा से पूरा खित्ता इस वक्त आग में झोंक दिया गया। सो जो पॉलिटिकल रिटोरिक है उसका और जो ग्राउंड के ऊपर रियलिटीज होती हैं उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। तो इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग कि डोनाल्ड ट्रंप इसमें किस तरीके से इस जंग को रोक सकेंगे या नहीं, क्योंकि इस वक्त हालात जो हैं वो निकलते जा रहे हैं सबके हाथों। और दूसरी बात ये कि इसराइल के अंदर जो नेतन्याहू है उसका जो इंटरनल पॉलिटिकल टर्मोइल है, उसके खिलाफ भी एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तरह की एक कैंपेन चल रही है इसराइल के अंदर। और जो इंटरनेशनल रिपोर्टर हैं, स्पेशली फ्रांस 24 के जो एनालिस्ट्स हैं, उनका ये बिलीफ है कि ये जो अभी दोबारा से ईरान के खिलाफ ये जो एग्रेशन नेतन्याहू दिखा रहा है, वो इस वजह से दिखा रहे हैं क्योंकि अपने घर के अंदर वो अपना पॉलिटिकल एक एडवांटेज गेन करना चाह रहा है। इसके अलावा उनका ये, यानी जो फ्रांस 24 के रिपोर्टर्स हैं और उनके जो एनालिस्ट हैं, उनका ये बिलीफ है कि इसके अलावा इसका और कोई हकीकत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने मुल्क के अंदर अपनी पॉलिटिकल जो इमेज है उसको बेहतर करने के लिए ईरान को एज अ बोगी यूज कर रहा है। सो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स प्ले, लेकिन ये सेंसिटिव मामला है। कोई भी फैक्टर करके एक बड़ी जंग के अंदर पूरे खित्ते को धकेल सकते हैं, एक बड़ी मिसकैलकुलेशन हो सकती है। डेफिनेटली, थैंक यू सो मच अहमद हसन, इस पे बड़ा अहम या पेश किया। इसके साथ ही नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। आपसे इंशाल्लाह हम कल मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।